वो इलेक्टेड हैं, वो चुनकर आए हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो ऑफिस है, गेट पर तोड़फोड़ की गई। जिस तरह एक गलत शब्द को इस्तेमाल करना, चांटे बरसाना, नीट की परीक्षा के बाद जो स्थितियां पैदा हुई, इस देश का जो अन्नदाता है वो किसान है। देश के हालात चाहे कैसे भी हो, चाहे वो शांतिपूर्ण हो या फिर आंदोलन का टाइम हो, दोस्तों इस समय जो देश की स्थिति है, कभी राम मंदिर का चंदा चोरी होने का विवाद होना, या फिर एक नई पार्टी सीजेपी का आंदोलन होना, या फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया मरण मिश्रा के खिलाफ कोई आंदोलन होना, ये जो स्थितियां पैदा हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं यूथ के एजुकेशन, यूथ के ऊपर थोपे गए जिम्मेदारी, यूथ के ऊपर थोपे गए जबरन किसी भी तरह के आदेश, जो कि यूथ मानने को तैयार नहीं है। लेकिन दोस्तों देखना ये होगा हमें कि हमें देश को किस स्थिति में लेके जाना है और हमें देश की जो स्थिति है उसको कैसे सुधारना है। ये जिम्मेदारी जितनी नौजवान की है, उतनी ही जिम्मेदारी जो पीढ़ी इस समय इस देश को चला रही है उसकी भी है। चाहे वो जनता हो या सरकार हो, दोनों की जिम्मेदारी बराबर है इस देश के प्रति। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो सत्ता में है, वो पूरे देश की राजनीति है, वो पूरे देश के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर फाइनेंशियल स्थिति है, वो सब जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। तो गवर्नमेंट को भी सोचना होगा कि हम नौजवान को क्या दे सकते हैं और उनका भविष्य कैसे बेहतर बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक कुमार आज किस्सा डोज में एक नई वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो हम चर्चा करेंगे देश की जो हालिया स्थिति है, उस हालिया स्थिति में हम सबको ये देखना होगा कि नौजवान की क्या जिम्मेदारी है और राजनेताओं की क्या जिम्मेदारी है। दोस्तों एक तरफ बात करें हम, जिस तरह से जब सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी जिस तरह से एकदम से उभर कर आई, तो नौजवान जो है उनके साथ हो लिया। चाहे वो नीट की परीक्षा के बाद जो स्थितियां पैदा हुई और उसके बाद फिर यूनियन मिनिस्टर को भी जो है, जो एजुकेशन के यूनियन मिनिस्टर हैं, उनको भी इस्तीफा देना पड़ा। दोस्तों बात इस्तीफे की नहीं है, बात है उस आंदोलन के पीछे जो संघर्ष रहा, उस आंदोलन में जो नौजवान है वो किस तरह से सीजेपी के साथ लग गया। लेकिन अभी जब से सीजेपी का आंदोलन हुआ है, उस आंदोलन के बाद आपको ये देखना है कि आप एजुकेशन सिस्टम को कैसे सुधार सकते हैं। ये जिम्मेदारी है सरकार की कि वो एजुकेशन सिस्टम को कैसे सुधार सकते हैं। जो ये पेपर लीक हो रहे हैं, उन पेपर लीकों में जो लूप होल्स हैं वो लीक करने के लिए वो सरकार को कैसे रोकने हैं। जिन एजेंसीज के पास ये टेंडर जाता है, उन एजेंसीज का कितना भरोसा होना, ये बहुत बड़ी है। उनका जो बैकग्राउंड है वो चेक करना एक इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी है। ये बखूबी उनको इंटेलिजेंस को अपनी पूरी जिम्मेदारी निभानी होगी कि जो भी टेंडर्स जो भविष्य के साथ, नौजवान के साथ जुड़े हुए हैं, उन भविष्य के साथ जो खिलवाड़ ना हो, उन भविष्य के साथ जो है ऐसी नाजायजी स्थितियां ना हो जाए कि वो किसी भी तरह से खड्डे में चली जाए। बहरहाल ये एजुकेशन सिस्टम के बाद अब देखना होगा हमें कि किस तरह से हम इस देश को आगे ले जा सकते हैं। दोस्तों जिम्मेदारी जितनी नौजवान की है, उतनी ही जिम्मेदारियां राजनेताओं की हैं। क्योंकि आंदोलन सीजेपी का हो या फिर आम जनता के नौजवानों का हो, लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन का रेजिग्नेशन उन लोगों ले ही लिया। लेकिन दोस्तों अब स्थिति यह है कि जो हम सिचुएशन अब देख रहे हैं, हर जगह पर कहीं ना कहीं इस देश में कहीं ना कहीं बड़े तौर पर आंदोलन हो रहे हैं और आंदोलन हर राज्य के किसी न किसी स्तर पर हो रहे हैं। दोस्तों अभी कुछ समय पहले ये भी संज्ञान में आया कि मेरठ के जैसे शहर में एक अच्छे पद पर एसएसपी का जिस तरह एक गलत शब्द को इस्तेमाल करना, चांटे बरसाना और किस तरह से जो है एक जाति को टारगेट करना, ये अविनाश पांडे जो एसएसपी हैं, उनका भी कहीं ना कहीं रवैया बहुत ही गलत जिसे कह सकते हैं, समाज के सामने उन्होंने पेश किया। हालांकि जो अविनाश पांडे जी एसएसपी हैं, उन्होंने बीती रात 19 तारीख को भी उनके ऊपर एलिगेशन लगे कि किस तरह से उन्होंने एक किसान नेता के साथ बर्बरता की, जिसमें उसके बाद शासन ने उनका ट्रांसफर कर दिया गया यहाँ से, मेरठ से, और मेरठ से ट्रांसफर होने के बाद अटैच कर दिया गया उन्हें हेडक्वार्टर से लखनऊ। उसके बाद फिर नए एसएसपी
जो है चार्ज लेते हैं, और उसके बाद जिन एसओजी इंस्पेक्टर का नाम आया, उसके बाद 8 से 9 लोगों को उन्होंने लाइन हाजिर कर दिया। इतना ही नहीं, जब समाजवादी पार्टी के नेता एडीजीपी से मुलाकात कर तत्काल एडीजीपी जोन ने उसके बाद अभिषेक, जो कि सहारनपुर रेंज के डीआईजी हैं, उनको जो है किस तरह से जांच सौंप दी गई है। अब जांच का तो आगे क्या रिजल्ट निकल के आता है, ये भी एक बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन जिस तरह से एक कम्युनिटी को टारगेट करना, जिस तरह से किसान नेता ने आरोप लगाए हैं पिटाई के, अगर वो सही होते हैं तो किस तरह से पुलिस कैसे लोगों को टारगेट कर इस तरह की व्यवस्था कर रही है। दूसरा ये था। तीसरा, एक हम देख रहे हैं कि किसानों के प्रति जो चीजें हैं वो उलट सुलट हो रही हैं। किसान आंदोलन पर उतारू हैं, किसान कहीं ना कहीं अपने आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की भी मजबूरियां समझनी होंगी सरकार को। इस देश का जो अन्नदाता है वो किसान है। किसान की स्थिति को हमें समझना होगा। किसानों के लिए हमें जितना भी हो सके उनकी मदद करनी होगी। सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अन्नदाता को दुख होगा तो फिर ये देश अन्न कहां से लेगा। ये भी कुछ बहरहाल टॉपिक है। E20 जो कि पेट्रोल में जो E20 का जो मसला है, इसको भी तूल पकड़ रहा है। यहाँ भी जनता परेशान है। कहीं ना कहीं सरकार को इस पे भी अच्छे निर्णय लेने होंगे E20 पर, क्योंकि जो जनता है वो कहीं ना कहीं आक्रोशित है इस चीज को भी लेकर। तो ये सब चीजें सरकार को देखनी होंगी। और कुछ मुख्य बात यह है कि जिस तरह से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं मनन मिश्रा जी, उनके खिलाफ प्रदर्शन बीती रात देखे गए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो ऑफिस है, गेट पर तोड़फोड़ की गई, और तोड़फोड़ के साथ साथ लोगों ने उस जो अधिवक्ता समाज है उसने बिगुल फूका। लेकिन देखना यह होगा कि भाई अधिवक्ता समाज एक पढ़ा लिखा समाज है, क्योंकि अधिवक्ता कभी ये नहीं चाहता कि कहीं बवाल हो, क्योंकि अधिवक्ता की जिम्मेदारी समाज के प्रति ज्यादा बनती है। और अधिवक्ता अपने आप में सक्षम है, अपने आप में इतना पढ़ा लिखा है कि वो सही और गलत में आसानी से अंतर कर सकता है। लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो चेयरपर्सन है मनन मिश्रा जी, उनके खिलाफ जिस तरह से विरोध एडवोकेट्स कर रहे हैं, ये चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए है कि मनन मिश्रा को बताया जाता है कि वो करीबन 14 वर्ष से एक ही पद पर, चेयरमैनी के पद पर, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पद पर बने हुए हैं। उसके बाद ये आक्रोश एडवोकेट्स में देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर एडवोकेट प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका भी कोई ना कोई रीजन होगा, या फिर मनन मिश्रा जी के जो बयान है उनको लेकर उनमें आक्रोश है, इसलिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन मेरा एडवोकेट से भी एक सवाल है, या फिर कहें कि मेरा एक अपना विचार है कि मनन मिश्रा जी जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन हैं, उनको जो है एक्चुअली में ना तो किसी ने अपॉइंट किया है और ना ही वो जबरदस्ती किसी अथॉरिटी से अपॉइंटेड है। बहरहाल एक प्रोसीजर है चुनाव का, उस चुनाव के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं वो बार काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो वहां चुनाव करते हैं, और चुनाव में 2 लोग होते हैं, 3 लोग होते हैं, 4 लोग होते हैं, जितने भी कंपटीशन होता है उसमें हर बार मनन मिश्रा को चुन लिया जाता है। तो ये चुनावी प्रक्रिया है, इसमें वो अपनी मर्जी से तो नहीं बैठ गए वहां उस पद पर फिर कि भाई आइए मुझे चेयरमैन के पद पर जबरदस्ती बैठ गए हैं या फिर विरोध कर बैठ गए हैं। नहीं, वो इलेक्टेड हैं, वो चुनकर आए हैं। अगर विरोध इतना ही है तो जो मेंबर्स वहां चुनकर आते हैं वो उनके पक्ष में वोट ना करें, तभी तो उन्हें हटाया जा सकता है। भाई वो नॉमिनेटेड तो है नहीं कि भाई किसी राजनीतिक पार्टी ने या फिर किसी अथॉरिटी ने उन्हें वहां चेयरपर्सन 14 साल से बना के रखा है। नहीं, वो हमें से ही एडवोकेट्स हैं जो कि मेंबर्स वहां राज्य बार काउंसिल से चुनकर जाते हैं। फिर चुनने के बाद वहां जो मेंबर वहां अपॉइंट होता है वो सब, उनमें एक चुनावी प्रक्रिया होती है। उस चुनावी प्रक्रिया के बाद चेयरपर्सन को चुना जाता है। अगर विरोध करना है तो विरोध करने के तरीके हैं, उस विरोध को समर्थन देने के और भी तरीके हैं, लेकिन अपनी ही संपत्ति बार काउंसिल ऑफ इंडिया हम लोगों ही लोगों का ऑफिस है, क्योंकि हम लोग ही उसके मेंबर हैं, हम लोगों के ऊपर उसकी अथॉरिटी है। तो मेरा ये मानना है कि एडवोकेट्स को भी
बार काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर बार काउंसिल ऑफ स्टेट्स या फिर अपनी बार एसोसिएशन में तोड़फोड़ करना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ हम ही लोग मेंबर्स हैं, हम ही लोग वहाँ मेंबरशिप के पैसे देते हैं, वो हमारी ही संपत्ति है। हम अपनी ही संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे तो ये कोई अच्छी बात नहीं होगी। ये 3-4 टॉपिक्स हैं जिसमें सीजेपी का आंदोलन हो, E20 का मसला हो, या फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चेयरपर्सन हैं उनके खिलाफ आंदोलन हो, या और भी विभिन्न तरह के जो आंदोलन चल रहे हैं, चाहे वो किसानों के आंदोलन हो, इन आंदोलनों को देखना समझना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार को कभी भी आंदोलनकारियों पर जब तक हमला नहीं करना चाहिए, जब तक बुलेट्स का या ताकत का या लाठीचार्ज का आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सरकार को भी उनकी बातों को सुनना चाहिए और जितनी जायज मांगे हो सके उन मांगों को सही दिशा में ले जाने के लिए तत्प्रयास रहना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी जनता के प्रति भी है और देश के प्रति भी है। और चाहे वो नौजवान हो या इस समय की पीढ़ी हो या किसी भी जमाने की पीढ़ी हो, उसकी भी जिम्मेदारी इस देश के प्रति पहले है। तो देश की संपत्ति को अगर आप नुकसान पहुंचाएंगे तो अल्टीमेटली ये मान लीजिए कि आप अपनी ही प्रॉपर्टीज का नुकसान कर रहे हैं। उसके बाद जो भी टैक्स आप देंगे वो बढ़कर टैक्सेस आएंगे, आपको महंगाई का सामना करना पड़ेगा और उन सभी चीजों की जो स्थितियां खराब हुई हैं वो सब आपकी ही जेब ढीली होनी है। मैं बहरहाल ना ही किसी सीजेपी पार्टी को और ना ही मैं अपनी आम जनता को और ना ही मैं अपने नौजवानों की आलोचना कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी एक नौजवान हूं और मेरी भी जिम्मेदारी अपने नौजवानों के साथ है, इस देश के साथ है। और मैं चाहूंगा कि हमारे अधिवक्ता साथी भी इस चीज को समझे कि किसी का भी विरोध करें तो शांति प्रिय तरीके से विरोध करें, प्रॉपर्टीज को डैमेज ना करें, क्योंकि वो सब हमारे लिए है और हम ही लोगों ने उस चीज में अपनी मेंबरशिप का पैसा गया हुआ है। तो मैं अपने एडवोकेट भाइयों से अनुरोध करूंगा कि प्लीज किसी भी तरह की प्रॉपर्टीज का नुकसान ना पहुंचाएं। अपना विरोध है, उस विरोध में आप शांति प्रिय तरह से धरना दें, शांति प्रिय तरीके से अगर आपको अपनी कोई बात कहनी है वो कहें, लेकिन प्रॉपर्टीज का डैमेज ना करें। ये मेरा आप सभी अधिवक्ताओं से निवेदन है, क्योंकि हम अधिवक्ता हैं, हम अधिवक्ता अपने अधिवक्ता साथी के साथ खिलाफ नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी यूनिटी ही सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि हमारी यूनिटी एक वो कम्युनिटी है जहां सबसे पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी चीजों को बुरी चीजों में अंतर करना जानते हैं। तो इसीलिए मैं अपने अधिवक्ता साथी भाइयों से भी कहूंगा, विरोध चाहे आप किसी का भी करें, चाहे आपको किसी भी चेयरपर्सन की या फिर किसी भी मेंबर की चीजों से अगर आपको लगता है कि वो सही नहीं है तो अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करें, लेकिन निवेदन है कि प्रॉपर्टीज को डैमेज ना पहुंचाएं, क्योंकि उससे हमारा ही नुकसान होगा। हमारे ही पैसे उस प्रॉपर्टी में बनाने में लगते हैं, हमारी ही सुविधाएं हैं, हमारी सुविधाओं के लिए ही वो ऑफिसेज हैं। हम वहाँ जाते हैं तो हमें वहाँ जितनी भी सुविधाएं जाती हैं वो सिर्फ किसी के मोहताज नहीं है, वो हमारे ही पैसों से चीज़ें दी गई हैं। लॉ कॉलेजेस हैं, उनकी जो फीसेज जाती हैं, जो भी उनका कट फीस होती है वहाँ जाती है, उस चीज़ से चीज़ें डेवलप होती हैं। तो मेरा निवेदन है कि आप किसी का भी विरोध करें लेकिन प्रॉपर्टीज का डैमेज ना करें। ये मेरी हाथ जोड़ के अपने सभी अधिवक्ता भाइयों से निवेदन है। और दोस्तों, इस वीडियो के समापन से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, हम आज भी जिस जमाने में हम जी रहे हैं, आज भी हम धर्म जाति विशेष में बटे हुए हैं। इन सब धर्म जाति विशेषों में बैठकर हमें अलग सोचना होगा, अगर हमें अपने इस देश को आगे ले जाना होगा, अपनी जनरेशन को आगे ले जाना होगा। वरना हम धर्म में जाति में विशेष में उलझे रहेंगे और हमें कुछ हासिल नहीं होगा। चाइना जो कि हमसे न जाने कितने पीछे था, आज दुनिया के सबसे ताकतवर रोबोट्स बना रहा है, जो कि रेस में वो इस तरह से दौड़ते हैं जैसे मनुष्यों को पीछे कर देंगे। उन्होंने मशीनरीज में अपने आप को इतना डेवलप कर लिया है कि वो आज पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों, देश को आगे ले जाने के लिए हमें टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना होगा, तभी हम अपनी आने वाली पीढ़ी को और इस पीढ़ी को सुविधा दे पाएंगे। पेपर लीक हो या फिर और भी अन्य मुद्दे हो, इन सब चीज़ों से हमें आगे बढ़कर देखना होगा, तभी ये सब चीज़ें रुकेंगी। चाहे वो पेपर लीक हो, चाहे एग्जाम के पेपर्स हो या फिर स्टूडेंट्स के एग्जाम हो, इन सबको रोकने के लिए हमें बहुत आगे तक के लिए सोचना होगा कि ये लूपहोल्स कहाँ हो रहे हैं। दुनिया आगे बढ़ती जा रही है और हम दिन पे दिन धर्म जाति में उलझे हुए हैं। इन सब से हमें बाहर निकलना होगा,
तभी हम इस देश समाज को कुछ दे पाएंगे। अगर आज भी हम इन जाति विशेषों में और हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के मुद्दों पर ही उलझे रहेंगे तो हमें कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। इससे सिर्फ और सिर्फ हमारी आने वाली जनरेशन, हमारे इस सुंदर देश और हमारे इस देश में बढ़ती जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को ही हम बढ़ाते रहेंगे। बाकी हम ना तो टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ पाएंगे, ना शिक्षा में आगे बढ़ पाएंगे, और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे बढ़ पाएंगे, और ना ही जॉब्स में आगे बढ़ पाएंगे। हमें देखना होगा किस देश की ताकत, हमें देखना होगा कि हम टेक्नोलॉजी में इन सब चीज़ों में कहाँ कितने आगे और कितना प्रयास कर सकते हैं। बहरहाल गवर्नमेंट चाहे वो सेंटर की हो या राज्य की हो, देखना होगा कि हम जॉब्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, या फिर एजुकेशन में, या फिर सोसाइटी को और कानूनों को मजबूत करने में हम क्या दे सकते हैं। इन सब चीज़ों को सरकार को देना होगा, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी इस देश के लोगों के, जनता के साथ होनी चाहिए, और इस देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार की है और आम जनता की भी है। तो दोस्तों, किस्सा डोज में ये वीडियोस आपको देखने को मिलती रहेंगी, और ऐसे और भी टॉपिक्स आपको देखने को मिलते रहेंगे जो देश की बात करते हैं। मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें। अब मैं इस वीडियो से विदा लेता हूँ। जय हिंद। Thanks for watching. Like, comment and subscribe my channel.